हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि जो अजीत पवार गुट के नेता थे, एमएलए थे, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है चुनावी नतीजों के बाद। क्या खबर है आपके पास? देखिए रवि, उसे हृदय परिवर्तन कहे या फिर घर वापसी कहे, जो भी अजीत पवार के साथ 45 से भी ज्यादा विधायक गए हैं उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना गढ़ फिर से काबिज करना है। उन्हें साफ पता चल चुका है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार अपने बेटे को नहीं जिता पाए, 2024 के चुनाव में सुनेत्रा पवार अपनी पत्नी को बारामती से वो जिता नहीं पाए, तो फिर ऐसे में 2024 के विधानसभा में वो हमें क्या जिताएंगे, ये कहीं ना कहीं डर एनसीपी के जो अजीत पवार के जो विधायक हैं उनके दिलों में उनको सता रहा है। एक आप देखें, शरद पवार की स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं, 10 सीटों पे लड़े हैं और 8 सीटें जीती है, यानी 80% का स्ट्राइक रेट है। और शरद पवार ने अधिकतर सीटें उस बेल्ट में जीती है जिसे शुगर बेल्ट कहा जाता है। वो पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका होता है, मराठवाड़े का इलाका है, वहां पर उन्होंने अच्छी अपनी पैठ जमाई है। जाहिर सी बात है, सभी विधायकों को लगने लगा है कि अब शरद पवार ही ऑप्शन है। ऐसे में शरद पवार से सीधी वो बात नहीं कर सकते। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि सूत्रों के हवाले से अब सूत्र हट गए हैं। खुद जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया है कि वो हमारे संपर्क में है। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले को भी कल फोन जा चुके हैं। रोहित पवार जो विधायक है, एनसीपी के बड़े नेता है, उन्हें भी कॉल जा रहा है कि हमें वापस आना है, हमें माफ कर दीजिए। इस प्रकार के संदेश भेजे जा रहे हैं। आज 5 बजे अजीत पवार ने अपने एनसीपी के तमाम विधायकों को मुंबई तलब किया है और उनको मनाने की कोशिश वहां से फिर से की जाएगी, लेकिन लगता नहीं कि ज्यादातर विधायक मान पाएंगे। इतना ही नहीं, अब जल्द ही शरद पवार की पार्टी में इनकमिंग शुरू होने वाला है। जो इनकमिंग हमेशा भारतीय जनता पार्टी में या फिर कहीं शिंदे गुट में देखने को मिलता था, वो अब शरद पवार के पास होने वाला है। जी ठीक है, तो यहां पर लगातार एक के बाद एक नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। मेरे 3 सहयोगी कुमार गौरव दिल्ली से बने हुए हैं, जहां बीजेपी की बैठक चल रही है। ऋषिकेश लगातार इंडिया अलायंस और जेडीयू पे निगाह बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत पे विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन कुमार, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, हमने बड़ी खबरें भी बताई अपने दर्शकों को। पहला बयान केसी त्यागी का अग्निवीर योजना को लेकर, वही सवाल अखिलेश यादव अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाते हैं। आपको लग रहा है कि वो जो एक था कि बीजेपी एक नीति, एक फैसले के साथ आगे बढ़ती थी और कहीं कोई आवाज नहीं होती थी, इस बार जब सरकार बनेगी तो इन्हीं मुद्दों पर असहमति हो सकती है और ये मुद्दे दिक्कत कर सकते हैं बीजेपी को पैदा। और पहला मुद्दा जिस पर हमें लग रहा है कि असहमति बन रही है बीजेपी और एनडीए अलायंस के बीच, वो है अग्निवीर मुद्दा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर तौर पे जब ये बयान एनडीए के एक सहयोगी की तरफ से आया है, जिसने कल अपना समर्थन पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है, और उस अग्निवीर योजना के बारे में जब केसी त्यागी यानी जेडीयू का बयान आया, तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव जो कि इंडिया अलायंस के पार्टनर है, वो भी उसको साथ में जोड़ते हुए नजर आया। और कहीं ना कहीं देखिए, तमाम राजनीतिक दलों को एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करना होता है, और अखिलेश यादव तो खुलकर कर रहे हैं, जेडीयू भी अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहा है। देखिए, खास बात यह है कि जेडीयू एनडीए के साथ है और अभी की जो स्थिति है उसमें यह लगता है कि वो रहेगा, लेकिन अपनी राजनीतिक जो बातें हैं, राजनीतिक मैसेजिंग है, वो जरूर जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि इसमें एक डील भी है। आपको याद होगा आज सम्राट चौधरी का क्या बयान आया है। उनका बयान ये है कि नीतीश कुमार ही 2025 विधानसभा चुनाव जब होगा तो बिहार में एनडीए के चेहरा होंगे, यानी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जेडीयू को सोच रहा है, जेडीयू भी ये जानती है और सोचती है क्या यही डील उन्हें आरजेडी के साथ मिल सकता है। क्या तेजस्वी इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ही 25 में चेहरा हो और वो आरजेडी के साथ मिलकर, जेडीयू आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़े या इंडिया अलायंस में चुनाव लड़े। तो जाहिर तौर पे ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेजिंग का है, और इसमें कोई दो राय नहीं है रवि कि हो सकता है कि एनडीए 2.0 का जो एक बड़ा कार्यक्रम अग्निवीर जिसे कहते थे, वो कैजुअलिटी न बन जाए एनडीए 3.0 में। क्योंकि जो स्थितियां हैं, मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूं, और इस बात को बीजेपी में भी इस बात की चर्चा हो रही है। सबसे पहले इस चीज के आने के बाद, इस रिजल्ट के आने से पहले ही रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने इस मामले पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीरों के बीच में फीडबैक प्रोसेस का काम शुरू किया है।
ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एनडीए सरकार भी या पहले से भी वो मन बना चुके हो कि इसे लेकर वापस इसको वापस किया जाए, क्योंकि इसका राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा है। राजनीतिक नुकसान क्या है वो मैं आपको बताऊं। जिन राज्यों में ज्यादा भर्तियां होती हैं अग्निवीर आर्मी को लेकर, जो अब अग्निवीर हो गया, हरियाणा में बीजेपी की 10 से सीट घटकर 5 हो गई, वोट शेयर 12% गिर गया। हिमाचल में वोट शेयर 13% गिर गया। उत्तराखंड में बीजेपी का वोट शेयर 5% गिर गया। पंजाब में तो 0 हो ही गया है। राजस्थान में सीटें घटकर 24 से 14 रह गई। यूपी में 62 से 33 हो गया। तो जाहिर सी बात है, ये ऐसा लगता है कि इन राज्यों में अग्निवीर योजना का इंपैक्ट की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। तो सहयोगी की बात मानते हुए ही सही, हो सकता है कि एनडीए सरकार जो बड़ा फैसला ले उसमें से एनडीए 2.0 में बने अग्निवीर योजना की कैजुअलिटी के तौर पर पहला फैसला हो जाए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि एनडीए सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जो फैसला लेते हैं या कोई कानून बनाते हैं उसको वापस नहीं लेते। पीछे का 2 उदाहरण है। भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया था इन्होंने 2015 में, किसानों के विरोध के बाद उसे वापस लिया। कृषि बिल आपको याद होगा, तीनों कृषि कानून जो थे विरोध के बाद उसको वापस लिया। तो हो सकता है कि एनडीए का जो तीसरा ये टर्म होगा उसमें पहली जो कैजुअलिटी होगी एनडीए 2 में बनी हुई अग्निवीर योजना हो। और जाहिर सी बात है, नुकसान की बात जेडीयू कह रही है, जमीनी स्तर पे भाजपा को भी इसका 5-6 राज्यों में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और किसी चीज का जब ज्यादा विरोध हो, जिससे जब राजनीतिक विरोध ज्यादा हो, राजनीतिक नुकसान ज्यादा हो, तो उसे वापस लेने में ही बीजेपी अपना भी फायदा समझती है। तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जेडीयू की तरफ से चल रही है। दूसरी एक और बड़ी खबर बता दूं, बीजेपी अब शिवसेना यानी उद्धव गुट से भी संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। एक बड़े केंद्र स्तर के नेता को जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं उनको बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से इस काम में लगाया गया है। कौन है वो बात अभी साफ नहीं है, बात बनेगी या नहीं ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एनडीए का कुनबा बढ़ाने का भी प्रयास शुरू हो रहा है। बाकी जो एक बैठक हुई थी, जो सुबह जो संघ और बीजेपी के बीच जो बैठक हुई थी नड्डा के आवास पर, उसकी एक खबर और है, क्योंकि कोई 3 मंत्री मांग रहा है, कोई 4 मंत्री मांग रहा है, सहयोगी दल या तमाम सबकी अपनी इच्छाएं हैं और इसको बैठकर मिलजुल कर ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। कहीं क्राइसिस की स्थिति नहीं रखी जाएगी, कोई भी सहयोगी दुखी नहीं रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि ये सरकार बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है, जो कि बैसाखी के दोनों तरफ के जो शाखा है वो टीडीपी है और जेडीयू है। वर्तमान में वास्तविक स्थिति यही है और बीजेपी भी इसको जानती है। मोटे तौर पे एक जो सहमति बन रही है बीजेपी में वो ये कि 5 सांसद पे 1 मंत्री पद दिया जाए। हो सकता है कि इससे कुछ सहयोगियों को ठीक न लगे, उनको नागवार गुजरे, तो उनके लिए बदलाव भी हो सकता है। जैसे 75 साल वाला जो उम्र का तकाजा बीजेपी ने तय किया था उसको कहीं कहीं रिलैक्स करते हैं, उस तरह अभी सब कुछ फ्लेक्सिबल है बीजेपी में। जिसकी जो मांग होगी सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या नीतीश मानेंगे, चंद्रबाबू नायडू मानेंगे? अब तक ये था कि बीजेपी जो फॉर्मूला तय करती थी, बीजेपी जो नीति तय करती थी, उसे एनडीए के अलायंस चुपचाप मान लेते थे। लेकिन इस बार भी क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ऋषिकेश, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं, क्योंकि ऋषिकेश हम देख रहे हैं केसी त्यागी तो एनडीए अलायंस का हिस्सा है, लेकिन अखिलेश यादव वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और वो भी अग्निवीर के मुद्दे को उठा रहे हैं। यानी ये माने कि अब इंडिया अलायंस का एक जो बड़ा मुद्दा होगा जिसपे सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, वो है अग्निवीर मुद्दा। बिल्कुल रवि, देखिए ये जगजाहिर है कि इंडिया गठबंधन जो आज शेप में है उसकी नींव और उसके शिल्पकार नीतीश कुमार ही थे। और आपको याद होगा जब वो महागठबंधन में शिफ्ट हुए थे एनडीए गठबंधन छोड़ने के वक्त में, तो उन्होंने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में नहीं आएंगे। जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर के केसी त्यागी जो भाषा बोल रहे हैं वह उन्हीं भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं। और बार बार जो हमारे सहयोगी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ होती थी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान होने की अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि जो पहला विधानसभा चुनाव होना है हरियाणा में ही होना है, अगले 3 महीने के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ा नुकसान जरूर है कि अग्निवीर ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को एक बड़ा नुकसान किया और जो वोकल उनके युवा वर्ग है, युवाओं में सबसे ज़्यादा विरोध था, तो उसको कम करने की गुंजाइश होगी। दूसरा इसका राजनीतिक पहलू यह है कि राजनीतिक विकल्प के तौर पर बार बार इसकी संभावना बताई जा रही है कि सरकार अभी फिलहाल बनाने में दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार तीसरी बार एनडीए सरकार शपथ ले लेगी, लेकिन उसके बाद इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे इस पर